नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है डीपीएसपी। अब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। हम ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स कवर कर चुके हैं, अच्छे से हमने किए हैं। उससे पहले हम सिटीजनशिप पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम यूनियन टेरिटरीज वाला पढ़ चुके हैं आर्टिकल 1 से, उससे पहले हम हिस्ट्री देख चुके हैं और भी देख चुके हैं। तो डीपीएसपी हैं, ये जो डीपीएसपी हैं ये लिस्ट है पॉलिसी की गाइडलाइंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे चीज़ों को करना है डीपीएसपी। इनको क्या, ये नॉन जस्टिफिसेबल है, मतलब कि आप कोर्ट में इन्फोर्स इनको नहीं कर सकते गाइडलाइंस जो है, ठीक है ना। बोरो किए गए इस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको बताना है फंडामेंटल राइट कहाँ से बोरो किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए गए हैं। जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 के अंदर आता है और आर्टिकल 36 से 51 तक ये रहते हैं। जो डीपीएसपी है नीड ऑफ द कम्युनिटी की नीड थी। डीपीएसपी बोरो फ्रॉम द इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर रिकमेंडेड बाय द जो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए लेके आए थे। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर कैसे रखना है कि स्टेट का मतलब क्या हुआ, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के लिए क्या होंगी, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कैसी होगी, क्या क्या वो करेंगे। इन द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे इमोरेटेड थे इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर कॉल्ड डीपीएसपी। उस टाइम पे इनको बोला जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए थे उनको डीपीएसपी बोला जाता था, पर प्रॉपर तरीके से हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। डीपीएसपी इम्बॉडीड है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कि आपको स्टेट कैसी रखनी है, क्या क्या सुविधाएं उसको देनी है। डीपीएसपी ऑपरेटेड द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी ऑफ द स्टेट जो पॉलिसी हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ द मॉडरेट जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट वो कैसी होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल क्या है इनका, जुड़ी मतलब जस्टिस कैसा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आउटलाइन पर रखा गया प्रेम्बल में जैसे जैसे मेंशन है। डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिफिएबल है, मतलब कि आप इन्हें कोर्ट में नहीं कर सकते, नॉट लीगली इन्फोर्स कर सकते कोर्ट के अंदर इनको अगर इनका वायलेशन होता है तो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी क्लासिफिकेशन ऑफ that principle, however on the basis of this content and direction they can classify into 3 broad category। मतलब ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा इसमें दिया हुआ, जैसे सोशलिस्ट कौन कौन से डीपीएसपी हैं, गांधीयन कौन से हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से हैं, पर हमने क्लासीफाई 3 ब्रॉड कैटेगरी में इनको किया हुआ, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। जो डिफाइन 36 है डीपीएसपी, पहला जो आता है वो डिफाइन करता है स्टेट का, सिमिलर एज जो आर्टिकल 12 करता है ना फंडामेंटल राइट का, बिल्कुल सेम ये भी ऐसे डिफाइन करता है। फिर आता है 37। जो 37 है फंडामेंटल इज द गवर्नेंस, मतलब कि गवर्नेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ प्रोसीजर। अगर कोई लॉ बना रही है वेलफेयर स्टेट के लिए तो उसमें इन डीपीएसपी को ध्यान रखते हुए बनाएगी कि अप्लाई कर सकती है। आर्टिकल 37 ऑल्सो कंटेन करता है क्लॉज of that mention on the non-justiciable DPSP principle। It made it clear that, ठीक है, अगर इनका वायलेशन होता है आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। Should not be comply the state to perform the duty under the DPSP। मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स है, वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्ट बोलती है स्टेट को इस बात को मानो, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। 38 जो है ये क्या बोलते हैं कि प्रमोट करना है वेलफेयर स्टेट ऑफ द पीपल, मतलब सिक्योर करना है, प्रोटेक्शन करना है उसके सोशल ऑर्डर को, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन सब चीज़ों को। आर्टिकल 38 जो है द की स्टोन है, कोर है ऑफ द डीपीएसपी का, आपको याद रखना है। आर्टिकल 39 आता है राइट टू एडुकेट मैनर लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन, इक्वल पे ऑन इक्वल वर्क ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। तो 39 जो है वो ऐसा बोलता है, इक्वल प्रोटेक्शन देता है कि सबको इक्वल समानता का अधिकार हो, जेंडर जो गैप है बिटवीन वुमेन मैन में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल पे मिले। 39A जो है वो बोलता है फ्री लीगल एड टू द पुअर, जिसके लिए वो आपको नालसा जो बना हुआ है, नेशनल लॉ जो बना हुआ है वो इसी की बेस पे बना हुआ है, जो एक्ट बना हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, देखो ये सोचा कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है, इसके वो नासला बना दो, ठीक है ना, वो बना सकते हैं। तो वही ऐसे हम कर सकते हैं। आर्टिकल 14 जो है ऑर्गेनाइज करता है विलेज पंचायत। 41 जो करता है राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 32 क्या बोलता है, प्रोविजन देता है जस्ट एज ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि काम कराए जा रहे हैं गधों की तरह, नहीं, उस काम करने की ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। मैटरनरी रिलीफ होनी चाहिए जो महिला होती है, तो उसके लिए मैटरनरी रिलीफ एक्ट बनाया इसी बेसिस पे, तो हम इनको लॉ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर, अब आपको डिफरेंस बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेज, लिविंग वेज और फेयर वेज, ये आपको बताना है। लिविंग वेज सबसे नीचे होती है,
बीच में होती है फेयर एज, ये एवरेज होता है, मिनिमम वेज सबसे ऊपर होती है। मिनिमम वेज सबसे ऊपर होती है कि मिनिमम वेज में आपको क्या प्रोवाइड करना है कि आपको एटलीस्ट रहने खाने के लिए साथ साथ सोशल कुछ चीज़ें भी आपको उसमें प्रोवाइड करनी है। फेयर वेज में क्या होता है, ये बैलेंस होता है लिविंग वेज के एवरेज का। इसमें लिविंग वेज में बस नीड जो आपको खाने के लिए चाहिए, तो दोनों में ऐसे अंतर होता है। तो लिविंग वेज में खाने के नीड जो वीट आपको चाहिए, खाना पीना ये सब। फेयर वेज क्या होता है कि दोनों का एवरेज होता है, मिनिमम और इसका दोनों का एवरेज निकाल के बीच की होती है फेयर वेज। आर्टिकल 44 क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 क्या बोलता है, प्रोविजन देता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू द चिल्ड्रनहुड, जो बचपन से लेके 6 साल तक की, और फिर 6 से 14 साल तक की फंडामेंटल राइट्स में आ जाती है कंपलसरी, और उसके बाद की फिर वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड की गई। हर माँ बापों की बोला गया कि माँ बापों को ध्यान रखना है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड किया गया। तो ये इसमें जो दे रखे हैं, इसमें आर्टिकल वाइज दे रखे हैं। गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल के बेसिस पे नहीं दे रखे हैं, ठीक है, वो आप देख लेना अपनी पॉलिटी। 46 जो बोलता है वो बोलता है प्रमोट करना है एजुकेशन और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड के लिए, तो ये भी किया गया है। 47 क्या बोलता है, प्रोहिबिट करना है कंजप्शन ऑफ इनटॉक्सिक जो ड्रिंक है ड्रग्स है, इनको हमें ख़त्म करना है ताकि हमारी जो इम्प्रूवमेंट है पब्लिक हेल्थ का हो पाए। ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। इंटॉक्सिक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सारे गांधीयन प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं आते हैं। आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि आपको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री प्रोहिबिट करना है काउ स्लॉटरिंग को। तो हम जो काउ स्लॉटरिंग है जो एक्ट बना रही है गवर्नमेंट, तो वो इसी को देखते हुए आगे बना रही है। 49 बोलता है प्रमोट करना है जो आपके मॉन्यूमेंट है, प्लेसेस है, नेशनल इंपॉर्टेंस थिंग है, उसको आपको प्रोटेक्शन देनी है और प्रमोट करना है। 50 क्या बोलता है, सेपरेशन इन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। ये तो देखो आपका बेसिक प्रिंसिपल है, ये आपके फंडा में आपको उसमें भी आता है, क्या नाम आगे भी मिलेगा देखने को। और 51 क्या बोलता है कि प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आपको, ठीक है ना, नेशन की रिस्पेक्ट में और इंटरनेशनल लॉ की में। और फिर इसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे 2002 में। मैंने आपको बताया था इसमें क्या ऐड हुआ था, राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ था। आर्टिकल 45 ऐड हुआ था जो आपको मैंडेटरी करता है एजुकेशन पर्पज़ के लिए 0 से 6 साल बच्चे का आप ध्यान रखोगे, उसे पढ़ाई के लिए इंकरेज करोगे। आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, उसमें क्या 1 अप्रैल 2010 थे कि चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 एंटाइटल्ड टू फ्री एजुकेशन। ये फंडामेंटल राइट्स है आपका। 0 से 6 में इसके अंदर है, देखो 0 से 6 तो इसके अंदर दे रखा है कि चाइल्डहुड में एजुकेशन में चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, उसमें प्रोविजन दिया गया है। फिर 6 से 14 साल फंडामेंटल राइट्स में दे रखा है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में माँ बापों की जिम्मेदारी बांधी गई है। BN राव का केस आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी थी, रिकमेंडेड किया था कि जो ये राइट्स हैं इनको भी जस्टिसेबल करो और नॉन जस्टिसेबल करो, डिवाइड करो, कुछ इसमें जस्टिसेबल कर दो और कुछ नॉन जस्टिफिकेबल कर दो, पर ऐसा नहीं किया गया था, कमेटी की नहीं मानी गई थी। फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी केम इनटू द पिक्चर। फिर इसके बाद आपका चंपाकम आपका दुर्राजन केस आया था सुप्रीम कोर्ट में 1951 में। रूल किया गया था कि केस कॉन्फ्लिक्ट अगर फंडामेंटल राइट्स में DPSP में हो तो फंडामेंटल वुड प्रिवेल, वही प्रिवेल माने जाएंगे, वही ऊपर है। फिर गोरखनाथ केस है 1967 में, सुप्रीम कोर्ट कहता है लेट डाउन फंडामेंटल राइट कैन नॉट अमेंड फॉर ए इम्प्लीमेंट ऑफ DPSP। तो इसमें ऐसा बोला गया गोपालन केस में, ऐसा बोला गया गोरखनाथ केस में कि फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड नहीं किए जा सकते DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऐसा हुआ। फिर केशवानंद भारती केस आया, सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलता है डिक्लेयर करता है नो एसेंशियल डिक्टोमी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP, दे आर कम्प्लीटली सप्लीमेंट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं ये, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर 1976 में, जिसमें DPSP में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई, ओवर फंडामेंटल राइट से ऊपर ऐड कर दी गई कि उनकी पावर ज़्यादा दे दी गई। इन मिनरवा जो मील केस है 1980 में, इसमें क्या किया गया, सेक्रेटरी मतलब जो DPSP हैं वॉज मेड सबॉर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट, ये सबॉर्डिनेट है फंडामेंटल राइट्स के, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी की गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मिसलिनियस में कुछ चीज़ें देखी, डॉक्टर BN अम्बेडकर ने बोला डायरेक्टर प्रिंसिपल जो है एक नोबल फ्यूचर है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और उन्होंने आर्टिकल 32 को क्या बोला था वो आपको कमेंट में बताना है कि सोल ऑफ द, मतलब ऐसे कुछ बोला था, ये एक नोबल फ्यूचर है। और प्रियम्बिल को क्या बोला था ये भी आपको बताना है कि BR अम्बेडकर ने, ठीक है, अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट, ये वो फिलोसफिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट कंटेन करते हैं फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। DPSP क्या है, एक तरह से ये नोबल फ्यूचर है। अम्बेडकर जी ने और क्या बोला था, द स्टेट इज जस्ट अवेक ड्राइव फ्रॉम द फ्रीडम, मतलब कि क्या क्या आपको प्रोवाइड करवानी है, क्या क्या फ्री टू डिसाइडेड ऑर्डर, इन सब चीज़ों में। जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था DPSP रिप्रेजेंटेड डायनेमिक मूव टूवर्ड द सर्टेन ऑब्जेक्ट, फंडामेंटल राइट रिप्रेजेंट द
स्टैटिक, पर ये जो है मतलब जो आपकी ड्यूटीज़ हैं समवेयर कहाँ मैच करती हैं कि सर्टेन ऑब्जेक्टिव को आपको फुलफिल करना है अपनी सोसाइटी को। अब इसमें है कि आर्टिकल 38 द की ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो बी आर अम्बेडकर स्ट्रॉन्गली फेवर थे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में, सब समान अधिकार लाने में, पर एस एल बोमाई और यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में आया। सुप्रीम कोर्ट बोलता है गवर्नमेंट टू बी इनेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट 1994 में दोबारा बोलता है आर्टिकल 44 रिमेंडेड डेड लेटर प्रियम्बिल फंडामेंटल जो राइट्स हैं डीपीएसपी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल थ्री मेंट टू बी बिल्ड ऑफ द, मतलब एक इक्वल सोसाइटी बनाने की चीज़ों की तरफ बोलते हैं। प्रियम्बिल भी इक्वलिटी की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स भी, डीपीएसपी भी। तो ये कैसे कॉन्सेप्ट है सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस का। इन द फंडामेंटल राइट रिप्रेजेंट डोंट, द डीपीएसपी रिप्रेजेंट डू। ठीक है ना। फंडामेंटल क्या बोलते हैं, डोंट, ये इनको बेकार मत करो, इनको रहने दो। और डीपीएसपी क्या बोलते हैं, ऐसा तुम करो, सरकार ऐसा काम करे कि इनसे कर पाए, कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में जो कॉन्फ्लिक्ट है क्या करना है क्या नहीं करना, वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी डिफाइन करते थे। वो क्या करना है, तुम्हें इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है जो ऊपर मैंने बताया। क्या नहीं करना, कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको ब्रेक नहीं करना है, तो कहीं पर रोक लगाते हैं फंडामेंटल राइट जो है इस काम को ना करें, और डू बोलते हैं कि इस काम को करें। अब सोशलिस्ट कौन से हैं जो मैंने ऊपर आपको बता दिए, वो आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43 हैं। गांधीयन कौन से हैं, 40 है, 43 है, 43 है, बी है, 46, 47, 48 है। और लिबरल कौन से, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45, 48, 44A, 48A, 49, 50, 51, तो ये है। और कुछ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है 1976 में। आर्टिकल 39 डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39A एड टू द पुअर, आर्टिकल 43A जिसे पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आर्टिकल 48A इन्वायरमेंट सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये ऐड किया गया था। 44 में 78 में एक चीज़ ऐड की गई थी 38 की, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन द इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। 86 में राइट टू एजुकेशन जो ऐड किया गया था, 45 के अंदर 21 भी ऐड किया गया था उसी टाइम पे आर्टिकल। 1907 में लास्ट था और 2011 में आया था, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉन जस्टिसेबल, लीगली नॉट इन्फोर्सेबल, बिकॉज क्या आपने इन्फोर्सेबल नहीं किया, क्योंकि द कंट्री डज नॉट पॉसेस सफिशिएंट फाइनेंस। एक तो पैसा नहीं, सबको एजुकेशन प्रोवाइड कर दो, सबको फ्री लीगल एड दे दो, ये वो सब चीज़ का पैसा नहीं था। बट टाइम जैसे जैसे पैसा आता रहेगा हम इन्फोर्स करते रहेंगे। तो क्या कि वास्ट डाइवर्सिटी थी, एक इंसान पे सब कानून नहीं थोप सकते थे, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते थे। न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट स्टेट थी, इंडियन स्टेट थी, मैनी बहुत सारी चेंजेस थे, क्रशेस थे, बर्डन थे, तो इस वजह से इनको इन्फोर्सेबल और जस्टिसेबल नहीं किया गया। गोल क्या है जीएसटी का, एक वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस देने का गोल है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिट करना कंजप्शन अल्कोहल पीने से, कोटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, स्लॉटरिंग ऑफ द कैटल्स, विलेज पंचायत, ये जो सारे हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ के, ये नीचे के सारे गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, ये आपको याद रखना है। नॉन जस्टिसेबल राइट ऑफ द डीपीएसपी क्या है, ठीक है, जैसे आपका एडुकेट, लाइवलीहुड, इक्वल पे हो, राइट टू अगेंस्ट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क, ठीक है, ये सारे नॉन जस्टिसेबल है इसके अंदर। अब क्या है कि कुछ क्रिटिसिज्म भी है, नो लीगल फोर्स नहीं है, एक तो कोई लीगल फोर्स नहीं कर सकते, इलॉजिकल अरेंजमेंट किया गया है, कंजर्वेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट कई बार देखा जाता है इनका, खुद ही लड़ाई लड़ जाते हैं आपस में, तो ये भी सारी चीज़ें हैं। अब कुछ डिफरेंस बिटवीन बताऊंगा डीपीएसपी में आपको और फंडामेंटल राइट्स में। द मेजर डिफरेंस क्या है कि एक तो यही है, जस्टिसेबल वाला ही है, प्रोटेक्ट, जो फंडामेंटल राइट है मेनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, वाइल डीपीएसपी इंश्योर द वेलबींग एंटायर सोसाइटी, सबका साथ सबका विकास वाली भावना है। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है और कोर्ट में आप अगर वायलेशन कर सकते हैं, पर ये कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द जुडिशरी। फंडामेंटल राइट जो है वो रिस्ट्रेन करते हैं, गवर्नमेंट को रोकते हैं किसी काम, सर्टेन काम को करने से कि ये काम मत करो, वायलेशन कर रहा है फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। पर डीएसपी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप ऐसा काम करो, ऐसी चीज़ डेवलप करो कि सबका फायदा हो। रिगार्डिंग द राइट टू प्रॉपर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द क्लियर दैट प्रॉपर्टी कुड नॉट टेक अवे बाय द गवर्नमेंट फॉर ए पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। पर 19 जो मैंने आपको बताया था 1973 में सुप्रीम कोर्ट गिव ए डिसीजन टू राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर पार्लियामेंट हैव पावर टू उसे दूर करने की, उसे लेने की ले सकती है।
78 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, रिमूव कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी को लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट से और ऐड कर दिया 301 के अंदर, तो ये ऐड कर दिया। अब कुछ डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं जो बाहर है, 4 से बाहर है, जैसे आपके पार्ट 3 से बाहर थे कुछ राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स में, कुछ बाहर है। आर्टिकल 335A ये बोलता है क्लेम ST/SC टू द सर्विसेज। आर्टिकल 350A इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर लैंग्वेज में सिखाया जाए। 351 डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो ये भी कुछ है पर DPSP तरह ही माने जाते हैं, पर ये बाहर है आउटसाइड द 4 पार्ट से। अब आते हैं 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, ये इंस्पायर USSR से लिए गए, तो आपको पता लगा DPSP इरिश से, फंडामेंटल राइट्स आपका US से और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ USSR से लिए गए हैं, USSR से ड्यूटीज़, ठीक है ना वो। तो 1976 में आपकी सरदार सुखवंत सिंह कमेटी बनती है, रिकमेंडेशन करती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की जाए और इनको इंटीग्रल इमरजेंसी मतलब टाइम था उस टाइम पे ड्यूरिंग द ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम के बाद इनको ऐड किया जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड किया जाता है 1976 में और इनको ऐड किया जाता है। ऐड करने का पार्ट 4A बनता है और आर्टिकल 51A बनाया जाता है। थ्रू द सुखवंत सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन जो थी कि इनको क्या किया जाए, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 42 क्या करता है, वो क्या करता है, इंक्लूड 10 फंडामेंटल ऐड कर देता है और 2002 में एक और ऐड इसमें कर दिया जाता है। तो अब कितने हैं टोटल, 11 है। जो तो 8 ही बताते हैं, सजेशन 8 ही देते हैं, पर 10 ऐड की जाती हैं और 2002 में एक और बढ़ा दी जाती है। तो 4A के अंदर 51 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी आती हैं। ड्यूटीज़ टू एवरी सिटीजन को क्या क्या करना है, ये ड्यूटीज़ है। तो ये याद रखना यार, याद रख सको तो थोड़ा बहुत आइडिया रखना है इनका, मैं बता रहा हूँ। बट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट करना है अपने आइडियल्स का, जो इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल फ्लैग्स है, नेशनल एंथम का, इनका क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। चीयर अप करना है जो आपके नोबल आइडियाज़ हैं, इंस्पायर्ड बाय द नेशनल जो स्ट्रगल, जो फ्रीडम मूवमेंट में आपको मिले हैं, उनको करना है, अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी अपने देश की। आपको डिफेंड करना है द कंट्री को, कोई नेशनल सर्विस को आप दे सकते हो, कोई भी अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई आपको नेशनल सर्विस देनी है तो आप दे सकते हो, आपको डिफेंड करता है। प्रमोट करता है हार्मनी रहे सबके अंदर, ब्रदरहुड भावना रहे, ऑल द पीपल हम एक साथ मिलकर रहें, रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डिवाइड ना हो, डिग्निटी ऑफ वुमेन मेंटेन रहे। वैल्यू प्रिजर्व करनी है रिच हेरिटेज की, देखो ये हेरिटेज उसमें भी देखा था आपने, DPSP में भी देखा था, उसको भी मेंटेन करना है। प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट ही फंडामेंटल राइट्स में भी है, ड्यूटीज़ में भी, सब में आता है एनवायरनमेंट के बारे में, कि जो आपकी फोस्ट लेक है, वाइल्ड लाइफ है, उनको प्रोटेक्ट करना है। डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सब कुछ आपको अच्छे से करना है। सेफ गार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी का, उसको वायलेंस वहाँ पर बेकार नहीं करना है। स्ट्रिक्ट करना है टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्ट एक्टिविटीज़ नेशनल, ठीक है ना, कंसिस्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। हु इज़ द पेरेंट ऑफ द गार्जियन, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, अपने बच्चों को पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। देखो इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी दी जा रही है। फंडामेंटल राइट फ्री एजुकेशन दे रहा है 6 से 14 साल के लिए, DPSP जो दे रहा है 0 से 6 से साल के बच्चों का ख्याल रखना है, वो उसकी दे रहा है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। की इफेक्ट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये कन्फाइड टू द सिटीजन ओनली, डो नॉट फॉर द फॉरेन, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट में बताना है फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस किस फॉरेन के लिए कौन कौन सी नहीं है, जो फॉरनर्स हैं उनके लिए कौन कौन सी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड देयर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट, ये डायरेक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती कोर्ट। लाइक द DPSP द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल हैं, ये भी दे आर नॉट लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। पार्लियामेंट फ्री टू इन्फोर्स बाय द सुटेबल लेजिस्लेशन, जैसे आपने बोला था ना कि जो भी पिक्चर शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान होगी, उसका सम्मान होगा, सब खड़े होकर इज्जत करेंगे, तो ऐसे इन्फोर्स कर सकती है। अगर कोई नहीं करेगा उस पर फाइन लगाया जाएगा, तो ऐसे इन्फोर्स कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि लिस्ट जो है ड्यूटीज़ की बहुत ही मतलब कि एग्जॉस्टिव है। उसके बाद सम ऑफ द ड्यूटीज़ वेग है, पता नहीं कितनी, आपने सीधी बात बता दी पर कॉमन मैन को क्या समझ में आएगी, क्या वो समझेगा। नॉन जस्टिफाइबल करेक्टर, आप इसने लागू भी नहीं कर सकते कोर्ट के द्वारा मतलब। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब बाय द क्रिटिसाइज द मतलब सुपरफ्लुअस बनाया गया है। और भी कुछ चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, मतलब पार्ट 4 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। आपने ये अच्छे बनाए ड्यूटीज़, पर आपने पार्ट 4 किस चीज़ की था, DPSP के लिए था, उसी के साथ ऐड से कर दिया था। ऐसा लगता है ये सब पार्ट है उसका, ज़्यादा परफॉर्मेंस
उन्हीं को दी जा रही, ये भी है। सिग्निफिकेंस क्या है इनका कि इंसान के दिमाग में रहे सिटीजन के कि आपको क्या आपके राइट्स हैं। वार्निंग मिले अगेंस्ट एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनको वार्निंग, ठीक है। सोर्स एंड इंस्पिरेशन के सिटीजन्स के प्रमोट करने के लिए सेंटर डिसिप्लिन कमिटमेंट, हेल्प करते हैं कोर्ट को टू एग्जामाइन द केस। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी केस देखना है तो ये कोर्ट को हेल्प करते हैं, इसको देख के वो देख सकते हैं कि हाँ इसमें ऐसा लिखा गया है कि सोवरेनिटी मेंटेन रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कैसे कैसे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कर सकते हैं, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल 368 क्या बोलता है। आर्टिकल 368 क्या बोलता है, पार्ट 20 के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर, कि आर्टिकल 368 से आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस प्रोसीजर, ठीक है ना, एक्सरसाइज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, किसी भी पार्ट को ऐड कर सकती है, निकाल सकती है, ये सारी चीज़ें कर सकती है। एक्सेप्ट जो केशवानंद भारती केस में बोला गया था बेसिक स्ट्रक्चर, उसको नहीं हटा सकती है और सब चीज़ों को ले सकती है आपकी पार्लियामेंट, उसमें कुछ ऐड भी कर सकती है। प्रोसीजर है कुछ अमेंडमेंट करने के, देखो इनिशिएट ओनली इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल लाया जाएगा उसके लिए, और आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट की विधान पालिका होती है उसके अंदर नहीं कर सकते कौन, वो आप सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही कर सकते हैं। आइदर इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर, मिनिस्टर भी ला सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, बट डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है, प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की नहीं चाहिए। मस्ट बी पास बाय ईच हाउस बाय द स्पेशल मेजोरिटी, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो दोनों सदन के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, ये आपको याद रखना है। नो प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सिटिंग, फंडा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन, कोई फेडरल प्रोविजन को अमेंड करना है तो उसको रेक्टिफाई भी करना चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट के बाय सिंपल मेजोरिटी। कोई फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ इलेक्शन में चेंज करना है या प्रेसिडेंट के किसी रूल में चेंज करना है आपको, तो वो क्या कर सकते हो, वो स्टेट को भी हार्म पहुंचता है उसका, तो वो क्या करेंगे, वो हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफाई करे सिंपल मेजोरिटी से, फिर आप उसको पास कर सकते हो। प्रेसिडेंट में गिव एसेंट, ठीक है, मस्ट गिव एसेंट, प्रेसिडेंट को एसेंट ही देना पड़ेगा अगर ये पास करते हैं। प्रेसिडेंट कैन नाइदर विदहोल्ड, रोक भी नहीं सकता, और नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, क्योंकि ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया है, इसमें ना कोई जॉइंट सिटिंग थी, दोनों सदन ने पास किया है, तो प्रेसिडेंट को इस पर क्या देना पड़ेगा, एसेंट देना ही पड़ेगा। उसके लिए नाइदर उसे ना ही होल्ड कर सकता है, जो वीटो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, ना ही उसको रिकन्सिडरेशन के वापस भेज सकता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल 368 क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर इसके अंदर मेंशन किए गए अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन करने के। इन इंडिया 3 प्रोसीजर आर फॉलो, दे आर अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, पर आर्टिकल 368 के अंदर 2 ही प्रोसीजर है, पर हमारे भारत में 3 प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं। कौन कौन से, सिंपल मेजोरिटी, इसे आर्टिकल 368 के अंदर नहीं रखा जाता, इसलिए 2 ही प्रोविज़न है। एक तो है आपका आर्टिकल स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट करना, स्पेशल मेजोरिटी के 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है ना, प्लस मेजोरिटी आनी चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एक तो ये हो गया अमेंडमेंट ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफाई बाय द स्टेट लेजिस्लेटर सिंपल मेजोरिटी, जो मैंने आप ऊपर बताया था। तो ये 2 प्रोविज़न है, ये आर्टिकल 368 से मेंशन किए गए हैं। ऊपर वाला सिंपल मेजोरिटी वाला वो 368 के अंदर नहीं आता। अमेंड बाय द सिंपल मेजोरिटी, अमेंड बाय द सिंपल मेजोरिटी क्या क्या कर सकते हैं, दे आर सर्टेन आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं जो आप पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। दिस मीन्स डेट जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वोटिंग कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, 3/4 या 2/4 होने की जरूरत नहीं है। एनी अमेंडमेंट इज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी नॉट डिम इन द अमेंडमेंट ऑफ द 368 के अंदर नहीं आएगा सिंपल मेजोरिटी का। नो मच डिफरेंस इन द अमेंडमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी certain part of the constitution, example like creation abolition of the state, parliamentary procedure हो, acquire citizenship के बारे में, delimitation constituency के बारे में बात हो, amend of the simple majority से हो सकते हैं। quorum in the parliament, use the English language in the parliament, use of official language 5.6 शेड्यूल में हो, यूट्यूब में हो, ये सारी चीज़ आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल मेजोरिटी से आप काम इनके लिए कर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अमेंडमेंट ऑफ स्पेशल मेजोरिटी से क्या कर सकते हो, तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए प्लस मेजोरिटी ऑफ द टोटल, मतलब ये है जैसे 300 मेंबर है, बताने के लिए रख रहा हूँ, 300 मेंबर हैं, 200 मेंबर कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, 2/3 200 प्रेजेंट होने चाहिए, अगर फिर 200 प्रेजेंट होकर वोट करने चाहिए, यानी कि
50% से अब वोट होने चाहिए, यानी कि 101 वोट मिलने चाहिए तभी पास होगा। द प्रोविजन विच कैन बी अमेंडमेंट बाय द इंक्लूड द फंडामेंटल राइट्स को करना हो, आपको डीपीएसपी में कुछ चेंज करना हो। ऑल अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, जो इस वाली कैटेगरी में नहीं है वो सारे इसमें आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 540, वही बता दें जो मैंने यहाँ पे समझाया। 545 क्यों नहीं लिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टर्म बनती 273 की, आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये लिया कि 540 अभी टोटल में है हमारे जो हैं, तो उसके 2/3 होने चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। अमेंडमेंट ऑफ स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफाई स्टेट, मतलब स्पेशल मेजोरिटी तो है ही ये सब कुछ, और उसमें कुछ सिंपल मेजोरिटी स्टेट भी अगर कोई फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करे तो हाफ ऑफ द स्टेट भी सेंड करेंगी ऊपर के पास। इन देयर एग्जिस्टिंग अपर हाउस ऑफ द स्टेट, इवन द अपर हाउस ऑफ द स्टेट रेक्टिफाई इट, द स्टेट लेजिस्लेटिव मस्ट हैव टू रेक्टिफाई द बिल विद इन द टाइम ऑफ ड्यूरेशन स्पेसिफाइड द प्रेसिडेंट। इफ लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफाइड द बिल डेफर्ड टू एंड सेंड बैक टू द स्टेट विच रिजेक्टेड। तो मतलब ऐसा भी है, कभी कभी अपर हाउस जो स्टेट का होता ही है, जो आपका राज्यसभा है, वो भी अगर कोई रेक्टिफाई कर दे तो उसके बाद भी स्टेट को मस्टली सेंड करना पड़ेगा एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर। इफ द स्टेट से नो इट कैन बी यस लेटर, बट स्टेट से यस इट कैन बी नो लेटर, इट कैन बी नोट से लेटर, मतलब एक बार नो बोल दिया बाद में आप यस बोल सकते हो, पर एक बार आपने यस बोल दिया तो नो नहीं कर सकती स्टेट। तो ये प्रोविज़न है। एग्जाम्पल लाइक फेडरल स्ट्रक्चर हो, इंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का, यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइजी चेंज करनी हो, या प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को चेंज करना हो, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अगर इसमें भी चेंज करना हो, आर्टिकल 368 में इटसेल्फ चेंज करना हो, तो ये अमेंडमेंट आप कर पाएंगे वही 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफाई बाय सिंपल मेजोरिटी। तो ये सारे प्रोविज़न इससे होते हैं। अब कुछ क्रिटिसाइज किया जाता है अमेंडमेंट प्रोसीजर को, क्योंकि नो प्रोविज़न ऑफ स्पेशल बॉडी। पावर टू जो सारी अमेंडमेंट करनी कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट के पास है, कुछ स्टेट के पास भी देते हैं। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट विद स्पेशल और द सिंपल, कि बहुत सारा पार्ट ऐसा है इस बेसिक स्ट्रक्चर छोड़ के जो सारा अमेंडमेंट कर सकती है। ओनली द फ्यू केसेस, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटर इज रिक्वायर टू, मतलब कि किसी फ्यू केसेस में स्टेट लेजिस्लेटर रिक्वायर होती है। देखो कुछ ही केसेस हैं, ये तो होते भी नहीं है, चेंज भी नहीं करते। देयर इज नो टाइम फ्रेमवर्क विद इन द स्टेट लेजिस्लेटर शुड बी रेक्टिफाई और रिजेक्ट द अमेंडमेंट सबमिट टू देम। नो प्रोविजन होल्डिंग द जॉइंट सिटिंग नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट इफ द डेडलॉक हो जाए इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है, बहुत सारी जगह ये नहीं है। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर इज ए टू स्केची, मतलब कि बहुत ऐसा लंबा प्रोसीजर बनाया आपने, क्या बनाया। दूसरा जो प्रोविज़न आता है वो आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है ना, इसका इवोल्यूशन कैसे होता है, इट कैन बी, मतलब इवोल्यूट होता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ, मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, सेक्युलरिज्म, इन सब जो देखते हुए इसका इवोल्यूशन किया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिक स्ट्रक्चर कहीं मेंशन नहीं है। द कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है ग्रेजुअली, बहुत सारे केसेस आते हैं, उनको देखते देखते टाइम टू टाइम इसको ग्रेजुअली डेवलप किया जाता है। फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1951 में, उसको चैलेंज किया जाता है शंकरी प्रसाद केस। कुछ चेंज करते हैं फर्स्ट में, उसको चैलेंज किया जाता है कोर्ट के अंदर, शंकरी प्रसाद केस, यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल करती है अर्लियर डिसीजन। इसमें क्या बोलती है शंकरी प्रसाद केस में, कि पार्लियामेंट के पास सारे अधिकार हैं, वो कुछ भी चेंज कर सकती है, इतना याद रखो। फिर आता है गोलकनाथ केस 17 साल बाद, मतलब ये मानो कि 16 साल बाद, उसमें क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलती है, पार्लियामेंट हैड नो पावर टू अमेंड द पार्ट थर्ड, जो फंडामेंटल राइट है उसको आप पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, और ट्रांसीडेंटल एंड द इम्यूटेबल, मतलब उसको नहीं ले सकती, दूर भी नहीं कर सकती, यानी कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है क्या करने की, फंडामेंटल राइट को दूर करने की। पार्लियामेंट को आ जाता है गुस्सा, कहती है अच्छा ऐसा करोगे, रुको बेटा। 1971 में बोला जाता है 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आ जाती है, मतलब चेंज कर देती है जो व्यू की। एब्सोल्यूट पावर है पार्लियामेंट के पास कुछ भी दूर करने की, कुछ भी लेने की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। अच्छा, फिर आ जाती है कोर्ट, बोलती है ठीक है रुक जाओ। केशवानंद भारती केस आ जाता है स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपहेड कर देती है वैलिडिटी जो है 24 की कॉन्स्टिट्यूशन की, रिव्यू कर देती है गोलकनाथ केस में, और बोलती है नहीं, इसमें बोल देती है चलो आप कर लो जो करना है, पर जो बेसिक फीचर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से बेसिक फीचर है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, सेक्युलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
Separating between the power of legislative, executive, federal character of the constitution, unitary integrity of the nation, welfare state, judicial review, freedom. देखो judicial review स्टेल पे बेसिक स्ट्रक्चर है, freedom and dignity of the individual, parliamentary system को चेंज नहीं कर सकते, rule of law को चेंज नहीं, harmony balance between fundamental right, DPSP ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, principle of equality, fair and free election, independent judiciary रहनी चाहिए, limited power of parliament, ये independent judiciary से जो NJC आया था ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो आया था 2015-16 में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसी बेस पे किया गया था, ठीक है ना। लिमिटेड पावर टू पार्लियामेंट अमेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड पावर है क्योंकि इतने सारे बेसिक स्ट्रक्चर करती तो लिमिटेड पावर होगी पार्लियामेंट की। इफेक्टिव एक्सेस टू द जस्टिस, प्रिंसिपल टू अंडरलाइन द फंडामेंटल राइट, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर 32, 136, 141 एंड 142, ये 6 हटा देना, ये है। पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर 266 टू 227, ये कुछ चीज़ें की जाती हैं। अब मैं कुछ केस बताऊंगा, जैसे शंकरी प्रसाद बताया, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कुछ भी चेंज कर सकती है एनी पार्ट। फिर आया सज्जन सिंह केस आया 65 में आया, 14 साल बाद। पार्लियामेंट क्या कहती है, अंडर 368 है पावर टू अमेंडमेंट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो चलता रहा। फिर गोलकनाथ केस आया 1967 में, पार्लियामेंट रोक लगा देती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है पार्ट 3 पे। सरकार छिड़ जाती है, सरकार क्या लेके आती है, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है और बोलती है नहीं हमारे पे सब जगह अधिकार है, सब जगह हम कर सकते हैं। 71 में इंदिरा गांधी थी तो कर सकते हैं, पर नहीं। पार्लियामेंट से केशवानंद भारती आ जाता है, नहीं कर लो पर बेसिक स्ट्रक्चर छेड़छाड़ मत करो। फिर इंदिरा गांधी वर्सेस आपकी राजनहर केस 75 में आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट रीफ्रेम करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ और चीज़ उसमें ऐड उड कर देती है, रीफ्रेम करती है। फिर मिनरल मिल केस आ जाता है 1980 में, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज फर्दर डेवलप, एडिंग जुडिशियल रिव्यू को भी ऐड कर दिया जाता है इसके अंदर, बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट और DPSP ये ऐड कर दिए जाते हैं। फिर क्योटो होलेमन का केस आता है, फ्री फेयर इलेक्शन को भी ऐड कर दिया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर में। फिर इंदिरा सुहानी केस आता है 1992 में, रूल ऑफ लॉ को भी ऐड कर दिया जाता है। फिर SR बोमाई केस आता है, फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सेक्युलरिंग, ये सबको भी ऐड कर दिया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बढ़ती रहती है लिस्ट, आगे कोई केस आएगा, तुम जैसे लोग केस डालोगे समझदार लोग, फिर कुछ और ऐड कर दिया जाएगा इसमें। तो बार बार इस पे कर पाती है। आगे जो स्टार्ट होने वाला है वो आगे स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, अब स्टार्ट हो जाएगी पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर। तो यहीं पे वीडियो को रोकता हूँ, ये वीडियो दूसरी बनाता हूँ। अभी हमने जो पेज कवर कर लिया 30 पेज हो गए हैं, प्रॉमिस कर रहा है आपसे 50 to 60 पेज इसके कंप्लीट करके सोएंगे, ठीक है ना। सोता तो मैं नहीं हूँ, कल सोऊंगा मैं 8 बजे, मैं 12 बजे फिर उठ जाता हूँ, 6 बजे शाम को सो के फिर 12 बजे उठ जाता हूँ। तो पूरा दिन मैं जागूंगा, तो पूरा दिन ये कवर कर लूँगा आपके साथ। तो अब इसके पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर इसमें आगे पढ़ेंगे और इसके 50 to 60 के बीच में पेश करके हम सोएंगे। कल 50 to 60 कर देंगे, परसों 110 या 20 तक कर देंगे और उससे ख़त्म कर देंगे। 3 दिन, मतलब आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, मानो इसको ख़त्म हम पूरा ही कर देंगे। ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ और आपको पढ़ना होगा। जस्ट लाइक हम मेरे सोच रहा हूँ इसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूँ, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, वो स्टार्ट कर सकता हूँ आपके साथ एंशंट और मिडिवल। मैं सोच रहा हूँ जो एक लूसेंट की बुक आती है उससे 3-4 क्वेश्चन मुझे हमेशा मिलते हैं, मैंने एग्जामाइन किया है। तो उसमें जो 20-25 मतलब ये 80 पेजेस का कुछ है, वो मैं 3-4 दिन में वो भी ख़त्म कर दूँ। तो मैं सोच रहा हूँ लूसेंट का आपके साथ डिस्कस कर लूँ, 5-6 दिन में वो ख़त्म कर दूँ, तो हमारा एक हो जाएगा। और अब से 1.5 करके 1.25 करके आप उसको स्पीडली देख सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।